हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने क्वेश्चन 10 तक पढ़ लिए थे। क्वेश्चन 9 तक पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन 10 से शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं हर रोज़ ये ऐसी वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम हर रोज़ क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। लगभग मोस्टली हर एग्ज़ाम को कवर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे CHSL, CGL, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी ये RPF एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए तो ये बुक है ही, ठीक है। जीके का पोर्शन तो वही है। ये ना हिस्ट्री चेंज होती इतनी, ना ज्योग्राफी होती, ना पॉलिटिकल के जो ये मंत्री वगैरह होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं होता, सिलेबस वही है, बातें वही हैं, वही पढ़ते रहो। हम इस किताब को पूरी करेंगे, और हम अब जो टाइमिंग हमारे 10-10 मिनट की क्लास थी हम उनको बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैन उल आबदीन अपने शिव विष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था, ये बताना। जो जैन उल आबदीन था, जो वो शिव विष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। यह बात तो नॉर्मल है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता था? शिव विष्णु विचारों के लिए, ठीक है। तो वह किस साम्राज्य का सुल्तान था, ये बताना। क्यों, किस राज्य का सुल्तान था, किस साम्राज्य का सुल्तान था वो, ये बताना है। वो किसका सुल्तान था? कश्मीर का। किसका? कश्मीर का। जैन उल आबदीन 1420 से 1470 तक शासनकाल रहा था उसका। और एक किस साम्राज्य का शासक था? कश्मीर का। कहाँ का? कश्मीर का। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसके भाव अच्छे थे, उसके विचार अच्छे थे, ठीक है। उन्होंने अपने प्रजा के प्रति उनका अच्छा रवैया था, इसलिए वो कश्मीर का अकबर कहा जाता था उसको, ठीक है। उसने अपने शासन के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक और स्वतंत्रता प्रदान की थी। उसने जब उसका शासनकाल था ना, जब उसका टाइम पीरियड चल रहा था, उसने हिंदुओं को पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। पूर्ण रूप से धार्मिक रहो, ठीक है। हिंदुओं को, किसको? हिंदुओं को। अगला है, जैन उल आबदीन ने जजिया कर को हटा दिया। कौन से कर को? जजिया कर को। किसने हटाया? जैन उल आबदीन ने। किसने? जैन उल आबदीन ने। अपने राज्य में गाय का वध निषिद्ध कर दिया, यानी गाय नहीं मरनी चाहिए, वो सब कुछ बंद करवा दिया, ठीक है। जैन उल आबदीन कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। कौन? जैन उल आबदीन जो था वो कुवत नाम से, कुतुब नाम से क्या लिखता था? फारसी कविताएं। कौन सी कविताएं? फारसी कविताएं। अब पेपर में क्वेश्चन घूम फिर के आएगा, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो गए। देखो क्या क्या है इसने। जैन उल आबदीन ने किस भाषा में? फारसी भाषा में। क्या लिखा था? किस नाम से? कुतुब नाम से। क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। क्या लिखता था? कविताएं, ठीक है। स्लोप वॉल या बेटर दीवारें किस सुल्तान के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है, ये बताना है। जो स्लोप वॉल है वो बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? किसकी प्रमुख विशेषताएं, ये बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक की। किसकी? तुगलक की, ठीक है। स्लोप वॉल या बेटर दीवारें तुगलक वंश के शासन की प्रमुख विशेषताएं थी। किस वंश के शासक की थी? तुगलक वंश के शासक की, ठीक है। तुगलक कालीन स्थापत्य की दूसरी विशेषता मेहराब, सरदल और दरन सिद्धांतों का समन्वय था। यानी जो मेहराब था और दरअसल था और एवं दरण के इनके जो सिद्धांत थे ना, जो उनके जो प्रिंसिपल थे, उनका समन्वय था, उनकी तालमेल था, ठीक है। अगला है, तुगलक काल की प्रमुख इमारतें। वो तुगलक काल में उन्होंने क्या इमारतें बनाई थी, क्या उन्होंने मतलब कुछ रूल रेगुलेशन बनाए थे, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। उनकी सबसे पहली इमारतें क्या थी? बेगमपुरी मस्जिद। क्या थी? बेगमपुरी मस्जिद। ये कहाँ पर है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पर है, ठीक है। आगे है आदिलाबाद किला। किसका किला? आदिलाबाद का किला। अगला है बारह खम्बा काली मस्जिद। कौन सी मस्जिद? काली मस्जिद। कोटला फिरोज शाह। कौन सा? कोटला फिरोज शाह। कुश के शिकार। खिड़की मस्जिद। सतपुतला
ये क्या ही इमारतें ये भी, ठीक है। तुगलकाबाद अकेला, किस अकेला, तुगलकाबाद अकेला। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, किसका मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ठीक है। ये किसकी इमारतें हैं, ये तुगलक काल की प्रमुख इमारतें, किसकी, तुगलक काल की प्रमुख इमारतें। पादशाहनामा, अब पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई थी ये बताना है, किसके द्वारा, शाहजहाँ द्वारा, किसके द्वारा, शाहजहाँ द्वारा। पादशाहनामा पुस्तक शाहजहाँ के बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक अब्दुल हमीद, किसकी, अब्दुल हमीद लोहारी द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, अब्दुल हमीद लोहारी द्वारा, जो मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासन के दौरान एक यात्री और इतिहासकार थे। क्या थे, एक यात्री और इतिहासकार, किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। शाहजहाँ क्या था, शाहजहाँ एक मुगल सम्राट था, क्या था, एक मुगल सम्राट था, क्या था, मुगल सम्राट। अब्दुल हमीद लाहौरी अब्दुल फजल एक के शिष्य थे, किसके शिष्य थे, अब्दुल फजल के। अब्दुल फजल कौन था, अब्दुल फजल एक वो था, राइटर था, ठीक है। और कौन थे, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी क्या थे, अब्दुल फजल के शिष्य थे, किसके शिष्य, अब्दुल फजल के। अकबरनामा और पादशाहनामा के संपादित संस्करण पहली बार एक एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे, किसके द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा। कब, दिसंबर में, कब, दिसंबर में क्या किए गए थे, प्रकाशित किए गए थे, ठीक है। पादशाहनामा में शाहजहाँ के शासन के दौरान जीवन और उस समय की गतिविधियों का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, उस समय की गतिविधियों का, उस समय जो एक्टिविटी हुई थी उनका वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने किसे पराजित किया था, किसको, इब्राहिम लोदी को, किसको, इब्राहिम लोदी को। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, किसको, इब्राहिम लोदी को। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी, यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, अग्नि शस्त्रों और मैदानी तोपखानों में लड़ाई में शामिल किया गया था। यानी पानीपत की पहली लड़ाई जब 1526 में हुई थी उस समय में क्या किया था, बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, ठीक है, अपने इस युद्ध में, इसलिए वो हार गया था। जो ये था, जो इब्राहिम लोदी था, वो इनका सामना नहीं कर पाया बाबर का, बाबर की सेना का, इसलिए वो हार गया। वर्ष 1526 में काबुल के शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 है। और ये प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। और किसको रहा था, इब्राहिम लोदी को। किसने रहा था, बाबर ने, ठीक है। कब रहा था, 1526 में। महीना कौन सा था, अप्रैल था। डेट कितनी थी, 21 थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किसके द्वारा बनाई गई थी ये बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, किसके द्वारा, शेरशाह द्वारा, किसके द्वारा, शेरशाह द्वारा। देखो सॉरी मैं देख नहीं पाया कैमरे की तरफ, ठीक है। 1526 में शासनकाल की गई थी, ये पढ़ लेना दोबारा आप इसमें, ठीक है। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किस द्वारा बनाई गई थी, शेरशाह द्वारा। आगे है, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था, 16वीं शताब्दी में। किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम क्या था, फरीद खान। क्या था, फरीद खान। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम क्या था, फरीद खान। वह दक्षिणी भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था। वह क्या करना चाहता था, वह दक्षिणी भारत को यानी साउथ को उत्तर भारत से, जो भारत का साउथ है और जो भारत का उत्तर भारत है उसको जोड़ना चाहता था, ठीक है। जिस कारण इसे विशाल रोड का निर्माण कराया गया। यानी उसने एक रोड बनाया जिससे वह पूरे भारत को जोड़ सके, एक जगह से दूसरी जगह इजीली से जा सके, क्योंकि इसकी सेना बड़ी थी, उसने सेना बड़ी बना रखी थी अपनी, ठीक है। आगे है यह गंगा किनारे बसे नगरों को जोड़ता था। जो नगर गंगा के किनारे बसे हुए थे उनको जोड़ रहा था, ये जोड़ने का काम कर रहा था। उसने इस रोड के किनारे प्रत्येक कोस पर कोस मीनारें बना रखी हैं। ये मीनारें आज भी हैं, आप देखोगे ना जीटी रोड के पास, तो ये मीनारें आज भी हैं। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब कहाँ उतरा था ये बताना। जो वास्को डी गामा भारत आया था वो सबसे पहले कहाँ उतरा था, वो उतरा था कालीकट में। कहाँ पर, कालीकट में। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम 20 मई 1498 में आया था। कब आया था, 20 मई 1498 में आया था। केरल के
कोझिकोड जिले में कालीकट कापटू गांव पहुंचा था। कहाँ पर? कोझिकोड जिला है जो, ये कहाँ पे है ये केरल में। कहाँ पर है? केरल में। तो ठीक है, वहाँ पर पहुंचा था और कापडू गांव था जहाँ पर वो उतरा था। भारत पहुंचने पर कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। किसने स्वागत किया? किसने किया? जमोरिन ने। किसने? जमोरिन ने। किसका किया? वास्को डी गामा का। ठीक है। वर्ष 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। देखो, वो पहले आया 1498 में, ठीक है, फिर वापस चला गया। फिर वह कितने साल बाद आया? वो 4 साल बाद आया, 4-5 साल बाद 1502 में आया। ठीक है। और कहाँ पे आया वो कोच्चि के राजा के व्यापार करने का समझौता किया। देखो, भारत आया, आते ही सबसे पहले क्या काम किया? व्यापार। ठीक है। आप उसने देखा यहाँ पर तो मिर्च मसाले हैं, ठीक है, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें जो वहाँ पे उसको नहीं दिखती। कहाँ पर नहीं दिखती? उसने अपने कहाँ पर, उसमें, ये कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। ठीक है। तो उसने वहाँ पे अपना कुछ ऐसा देखा है कि भारत में ऐसा कुछ अलग है, ये वहाँ पे भी अच्छे बादाम में बिकेगा, ये चीज़ वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो वो इनके लिए व्यापार करने के लिए सोच में पड़ गया। ठीक है। और उसने अपना व्यापार करने का अपना एक प्लान बनाया। वर्ष 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा। ठीक है। तीसरी बार फिर आ गया, पहले भी आया था, दूसरी बार फिर 1502 में आया, तीसरी बार 1524 में आया। देखो इसके बाद कितने सालों बाद आया। ठीक है। और यही उसकी 14 दिसंबर 1524 को, 24 दिसंबर यहीं हमारे भारत में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और पहले उसे कोच्चि में दफना गया, पहले तो कोच्चि में दफना दिया। ठीक है। और उसके बाद, लेकिन बाद में उसे 1538 में उसकी पुनः कब्र खोदी, उसकी बॉडी को वापस निकाला। ठीक है। और उसके अवशेषों को पुर्तगाल वापस भेज दिया। कहाँ पर भेजा? पुर्तगाल में, क्योंकि पुर्तगाल का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? ये बताना है कि किसके शासनकाल के दौरान, इस टाइम कौन सा शासक था जिसके समय में मुगल जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर थी। ठीक है। किसके शासनकाल में थी? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। किसके समय में? जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। ठीक है। जहांगीर स्वभाव से प्रकृतिवादी था और वनस्पतियों तथा जीवों के चित्रों को पसंद करता था। इसके युग में सबसे अनोखी प्रवृत्ति चित्रों के चारों ओर सजे हुए हरीशों का उपयोग है, जो कभी कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में भी विस्तृत होती थी। जहांगीर ने पौष्टिक चित्रकला के रूप में प्रकृति को जोड़ दिया था। यानी जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर थी। उसने अनेकों चीज़ों, जो शासक होगा, जिस चीज़ के बारे में उसको लगाव होगा, उसका मन होगा, उसी को तो आगे बढ़ाएगा। तो जो जहांगीर था उसका जो मन था वो प्रकृति की ओर ज़्यादा था। ठीक है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? जो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसकी स्थापना किसने कराई थी, ये पढ़ना है। तो किसने कराई थी? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। किसने कराई थी? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा ने कराई थी। किसने कराई थी? राणा कुंभा ने कराई थी। राणा कुंभा ने कराई थी। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा की सेना पर सिंगापुर की लड़ाई में विजय के उपरांत कराई थी। किसके उपरांत कराई थी? सिंगापुर की लड़ाई के उपरांत। मालवा की सेना पर, जो मालवा की सेना थी उस पर क्या चल रही थी? सिंगापुर की लड़ाई चल रही थी। इसे स्मारक के रूप में भी वर्ष 1440 से 1448 के मध्य बनवाया गया था। यानी ये कितने दिन में बना था? ये बना था 8 साल में, 1440 से 1448 तक। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? जो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है, ये बताना है। किसके द्वारा है? गुलबदन बेगम द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम द्वारा।
हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा रचित है, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। यह पुस्तक हुमायूं के जीवन काल का वर्णन करती है। कौन सी पुस्तक? यही पुस्तक हुमायूं नामा जो पुस्तक है क्या करती है? ये हुमायूं के जीवन काल का वर्णन करती है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये जो हुमायूं नामा पुस्तक है किस किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, अल ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? जो अल ब्रूनी था, जो अल ब्रूनी जो लेखक था, उसने जो अपनी किताब लिखी थी किताब उल हिंद, वो किस भाषा में लिखी थी ये बताना है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अगला है, अल ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद को अरबी भाषा में लिखी थी। यह किताब धर्म, दर्शन और उत्सव, खगोल विज्ञान व रीति रिवाज और प्रथाओं तथा माप विधियों, मूर्तिकला, विज्ञान के नियमों आदि जैसे विषयों पर आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित एक व्यापक ग्रंथ है। यानी किस किस के बारे में बताती है? दर्शन के बारे में, उत्सव के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के बारे में, मूल विधियों के बारे में, मूर्तिकला के बारे में, और इसके अलावा विज्ञान के नियमों के बारे में। मतलब 80 से ज़्यादा अध्ययनों के बारे विभाजित किया गया है। जो इसके जो पाठक हैं, जो पाठ हैं, जो इसके विषय उनको कितने भागों में बांटा गया है? 80 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अलब्रूनी इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान था। क्या था? जो अलब्रूनी था वो इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान था। उसे भी बिन नामों से भी जाना जाता था। किसे जाना जाता था? अलब्रूनी को। ठीक है। भारतीय विद्या का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और आधुनिक भूगणित का जनक, पहला मानव विज्ञानी। ये क्या क्या ये इसको ये मतलब उपाधि दे रखी थी या नाम दे रखे थे या फिर इसको कुछ इसको ये शब्द दे रखे थे। ठीक है, अलब्रूनी को। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था। ठीक है। जिसमें से किस युद्ध की लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उसके राज्य का कब्जा कर लिया था? ये बताना इस क्वेश्चन में कि जो मोहम्मद गोरी की सेना थी और दूसरी तरफ जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, उनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है। और उनके बीच में युद्ध हुआ। जब उनका युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ, कब हुआ? 1192 में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है। तो ये बताना है कि ये युद्ध कहाँ हुआ था, मतलब किस जगह पे हुआ था? ये हुआ था तराइन में। कहाँ पर? तराइन में। कब हुआ था? 1192 में। याद रखना, 1192 में। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था। इसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा कर लिया था? मोहम्मद गोरी ने। किसके राज्य पर? पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर। पृथ्वीराज चौहान हार गया था। कौन से युद्ध में? दूसरे युद्ध में। ठीक है। दूसरा युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तराइन में लड़ा गया था। आगे है, तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। कब? 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। किस तरह से? बुरी तरह से। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की संस्थागत रूप से लागू किया गया था? ये बताना है कि इसमें से जो क्या है, जो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ऐसा कौन सा शासक था जिसने एकता प्रणाली को लागू किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। एकता प्रणाली केंद्रीयकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन थी। क्या थी? केंद्रीयकरण के लिए। एकता प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। किसके क्षेत्रों में विभाजित थी? एकता प्रणाली सुल्तानों और दूसरी तरफ कुलीनता क्या थे? कुलीनता के बीच में विभाजित थी। इसमें भूमि के छोटे भागों में विभाजित करके उसे ऋषियों, अधिकारियों और सैनिकों को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? अधिकारियों और सैनिकों को। ठीक है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक माना जाता है। किसका शासनकाल? इल्तुतमिश का शासनकाल। इल्तुतमिश मतलब वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किस वंश का?
किस वंश का, आप ये कौन प्रश्न बताना किसका है। जो इल्तुतमिश है वो क्या है, वो शासक है किस वंश का, शायद गुलाम वंश का है ना। हाँ, गुलाम वंश का शासनकाल था। ठीक है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के वाला पहला शासक था। जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक था, ऐबक सबसे पहला गुलाम था। गुलाम किसका था, गोरी का। वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक था। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है, यानी किसकी अवधि की, किसके बीच की जो अवधि है दिल्ली सल्तनत की अवधि को रूप में जाना जाता है। ठीक है। 1206 से 1526 तक है ये इसके टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है। 1206 से 1526 तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रमुखतः 5 राजवंशों का शासन किया था, जिस राजवंशों का मुगलों द्वारा दमन कर दिया गया था। किसके द्वारा, मुगलों द्वारा। सबसे पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयदी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है। इनका एक क्रम दे रखा है 1506 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1314, 1414 से 1451 तक है। ठीक है। आगे है, आगे सही क्रम बताना है इनका। तो इनका सही क्रम क्या होगा, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों का शासन किया था, जिसमें से सही क्रम है गुलाब वंश पहला, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयदा, फिर लोधी वंश आया, लास्ट में लोधी वंश आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और कर दास राजवंश का स्थापना की। मतलब खुद को एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया खुद को। ठीक है। और किस वंश की स्थापना करी, दास वंश की। और कब करी, 1206 में। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 1206 में की। किस वंश की करी, दास वंश की करी। किसने करी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, वह गोरी का गुलाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो इसका पॉइंट दे रखा है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और दास वंश की स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जो अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात शासक बना था। 1206 में ईस्वी में दास वंश की स्थापना करी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध 238 फीट ऊंची मंजिल का निर्माण किया था। कौन सी का, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसकी ऊंचाई कितनी थी, 238 फीट थी। कितनी, 238 फीट ऊंची थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। इन्हें बताना, कर की बात हो रही है कि कौन सा कर था उस टाइम पे नहीं लगाया गया था। कौन सा कर था, लघु उद्योगों पर कर। जो लघु उद्योग थे उन पर कोई कर नहीं था। ठीक है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में द्वारा लघु उद्योगी पर कोई भी कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का द्वितीय सुल्तान था। कौन सा सुल्तान था, द्वितीय सुल्तान था। उसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्रों में बहुआयामी सुधार किए थे। अनेकों सुधार किए थे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि की निर्धारित की थी। उसने 2 नए कर लगाए, पहला कर चराई कर, दूसरा कर कौन सा, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है। मवेशियों की चराई पर कर, जो दुधारू पशुओं की चराई पर लगाया जाता था। दूसरा गरी कर, कौन सा कर, गरी कर, जो गरोह आवास कर, जिसमें कृषि पर कर के आधार पर भू राजस्व की दर को उपज के आधार पर आधा भाग देना पड़ता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान तो किसकी बेटी थी, वो थी इल्तुतमिश की बेटी। किसकी, इल्तुतमिश की बेटी। रजिया सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्की मूल की अन्य राजकुमारियों की तरह रजिया को भी तलवारबाजी और घुड़सवारी और अन्य प्रकार के युद्धों के लिए भी प्रशिक्षण दिए गए थे। क्या दिए गए थे, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी गई थी। आगे है, उन्हें सेना का नेतृत्व तथा
प्रशासन के कार्यों को अभ्यास कर रहा था ताकि वह जरूरत पड़ने पर इनका प्रयोग कर सके। जो रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर वर्ष 1236 से 1240 तक रही थी, सिर्फ 4 साल रही थी। कितने साल? सिर्फ 4 साल। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिक महिला थी। कैसी थी? अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। दिल्ली के शासिका बनने के बाद उसने उम्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? उम्मत उल निस्वा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? जो मुगलों के जो विपक्ष में थे वे कौन थे? महाराणा प्रताप जी थे। कौन थे? महाराणा प्रताप जी। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजस्थान के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। किसकी सेना के मध्य? अकबर की सेना के मध्य। ठीक है। अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मान सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा मान सिंह ने किया था। यह युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का भील जाति का जो सहयोग था वो मिला था। किसको मिला था? महाराणा प्रताप को। किसको? महाराणा प्रताप को। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका ये तो सबसे राइट आंसर क्वेश्चन है, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है। कौन सा है? सिख। किसका? जो गुरु ग्रंथ साहिब थे वो किस धर्म के पवित्र ग्रंथ था? सिख का। किसका? सिख का। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव जी से था। किससे था? गुरु अर्जुन देव जी से। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व 30 अगस्त 1604 को हर मंदिर साहिब अमृतसर में बनाया गया था। वर्ष 1705 में दमदमा साहिब में सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर उसे पूर्ण किया गया था। इसमें कुल 1430 पृष्ठ थे, यानी पन्ने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो सिजदा प्रथा थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये बताना है। किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन बलबन द्वारा। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन द्वारा। सिजदा और पेबोस प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? किसने? बलबन ने। सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तानों के चरणों को सलाम करना। पेबोस का अर्थ होता है सुल्तानों के पैरों को चूमना। ठीक है, ये तो इजी है, ये तो कर लोगे। यानी जो सिजदा का अर्थ क्या होता है? झुककर चरणों को सलाम करना। और अगला है पेबोस क्या है? सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल जो बादशाह के अकबर ने समाप्त कर दिया था। जो अमानवीय प्रथाएं थी ना, इनको मुगल के जो बादशाह थे, बढ़िया सुल्तान थे, कौन? अकबर। उसने क्या किया था? इनको समाप्त कर दिया था। क्या ऐसा कुछ नहीं होगा? गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जो गयासुद्दीन बलबन था ये क्या था? एक शक्तिशाली शासक था। किस वंश का? गुलाम वंश का। ठीक है। कौन सा शासक कुतुबुद्दीन मीनार के निकट अलाई मीनार है वो कौन सा शासक ने कुतुब मीनार के निकट में ही, यानी उसके पास में ही बनाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? वो कौन सा शासक था? उसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कुतुब मीनार को अलाई मीनार के पास में बनवाना चाहता था, लेकिन उसका कारण संपूर्ण नहीं, इसका जो काम कार्य था वो संपन्न नहीं हो पाया था। कुतुब मीनार ने उत्तर भारत की अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस मीनार की ऊंचाई 24 मीटर है। कितनी? 24 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। कि इसका मतलब जो दीवार थी अधूरी रहने का मतलब क्या? इसका क्या रीज़न था कि अलाउद्दीन खिलजी मर गया था। ठीक है। अलाई मीनार को कुशक ए श्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुशक ए श्री भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राज्य को पराजित किया था? जो 13वीं शताब्दी थी उसमें जो बख्तियार खिलजी था उसने बंगाल के किस राजा को, यानी जो बंगाल में जो राजा थे, बंगाल के किस राजा को पराजित किया था, हरा दिया था? किसको रहा था? लक्ष्मण सेन को। किसको? लक्ष्मण सेन को। ठीक है।
आगे आगे पॉइंट है, 13वीं शताब्दी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सैन राजवंश के चतुर्थ शासक थे। कौन से शासक? चतुर्थ शासक। एकीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू सम्राट थे। क्या थे? अंतिम हिंदू सम्राट थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार के और बंगाल के विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में भी संगठित कर लिया था। क्या किया था? एक संगठित कर लिया था। जो बख्तियार खिलजी थे उन्होंने बिहार और बंगाल को, किसको? बिहार और बंगाल को एक विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में भी संगठित कर लिया था, यानी जोड़ लिया था। दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों आप ये क्लास ज़रूर लेना और बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ आपने सीखा, आपको क्या समझ में आया, और छोटी मोटी जो मुझे गलती होगी वो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और ये कुछ सीरीज ऐसे चलती रहेगी, मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगा इसको ना छोड़ूँ बीच में। तो बस आप अपना प्यार दिखाते रहना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं।